हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 30 जून के करंट अफेयर्स और उससे संबंधित स्टैटिक जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद ललन टॉप प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान इसमें 67वां है। इसमें भारत को 20 अंक की सुधार हुई है। भारत 20 अंक सुधार करके 67वें स्थान पे आ गया है। यानी कि पिछले साल 20 अंक, पिछले साल की अपेक्षा में भारत ने 20 अंक सुधार किया है और 2023 में कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया है, 67वां स्थान प्राप्त कर लिया। आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट को कहते क्या है, रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, फोस्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023 इस रिपोर्ट का नाम है। कुल देश इसमें कितने हैं, 120 देश इसमें शामिल होते हैं। प्रथम स्थान किसका है, स्वीडन का इसमें प्रथम स्थान है। आपको याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच, इसकी स्थापना कब हुई, 1971 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पर है, दावोस स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी जारी किया जाता है। यह जो इंडेक्स है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, किसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। और इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी WEF द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें 2023 में भारत का स्थान कौन सा है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 2023 में कौन सा है, 127वां है। आपको याद रखना है। आधार कौन सा है, मतलब यह जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 जारी किया गया है, इसके आधार कौन से होते हैं, दो आधार होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और दूसरा है बिजली का सभी स्थानों पर पहुँच। ये दो आधार होते हैं जिसके आधार पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय स्टार्टअप के लिए मिश्रित रियल्टी फंड किसने लॉन्च किया है, मेटा द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मेटा द्वारा लॉन्च किया गया है। मेटा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, फेसबुक। अब फेसबुक का नया नाम क्या हो गया, मेटा हो गया है। तो मेटा के अंतर्गत फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सभी आते हैं मेटा के अंतर्गत। तो मेटा ने इस फंड को लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है, वित्तीय सहायता और गाइडेंस प्रदान करना उद्देश्य है। अभी आपको याद रखना है, वित्तीय सहायता और गाइडेंस प्रदान करना उद्देश्य है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल हुए एकमात्र भारतीय कौन है, अजय बंगा। अजय बंगा ये क्या हैं, तो ये विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, अजय बंगा है। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2023 कब मनाया गया, 29 जून को इसको मनाया गया है। 29 जून को मनाया गया है। यह PC महालनोबिस जी की जयंती पर इसको मनाया जाता है। आपको याद रखना है। शुरुआत 2007 में इसकी शुरुआत हुई और थीम क्या है, SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की निगरानी करना इसकी थीम है। अगर आपसे पूछता है विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखना है, ये विश्व सांख्यिकी दिवस है और ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। तो राष्ट्रीय अगर आपसे पूछता है तो 29 जून को मनाया जाएगा और विश्व अगर पूछता है विश्व सांख्यिकी दिवस तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों को ध्यान में रखते हुए किस देश को रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म कन्फ्लिक्ट 2023 से बाहर रखा गया है। तो भारत को इस रिपोर्ट से बाहर रखा गया है। क्यों बाहर रखा गया है, क्योंकि भारत ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहतर प्रयास किया है, इसलिए भारत को इस रिपोर्ट से बाहर रखा गया है। पहली बार भारत को इस रिपोर्ट से बाहर रखा गया है। आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ये सर्वाधिक प्रभावित है, यानी कि यहाँ पर बच्चे सर्वाधिक असुरक्षित हैं। पॉक्सो एक्ट ये कब बनाया गया, 2012 में इसको बनाया गया है। यह भी बच्चों की सुरक्षा से संबंधित एक्ट है। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम को AEO T3 का दर्जा दिया गया है? तो सबसे पहले हम देखते हैं AEO T3 ये है क्या। तो AEO इसका मतलब होता है अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर सुविधा। यह सुविधा किसको दी जाती है, जारी कौन करता है? तो जारी करता अप्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है। और यह सुविधा आयातक और निर्यातक को दी जाती है। और आयातक को 3 प्रकार की सुविधा दी जाती है, T1, T2 और T3, जिसमें T3 जो सुविधा होती है ये सर्वाधिक उच्च सुविधा होती है, सर्वाधिक उच्च सुविधा होती है। और इसी T3 सुविधा के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि AEO T3 का दर्जा किसे दिया गया है? तो गेल कंपनी को दिया गया है। ये भारत की महारत्न कंपनी है। भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 12 महारत्न कंपनियां हैं। सबसे नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? REC यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ये भारत की सबसे नवीनतम महारत्न कंपनी है, आपको नोट कर लेना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक रा हिटमैन के लेखक कौन है? S. हुसैन जैदी, ये इसके लेखक हैं। यस हुसैन जैदी, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? रा हिटमैन पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में किसके बारे में बताया गया है? तो लक्ष्मण सिंह की सच्ची कहानी के बारे में बताया गया है। लक्ष्मण सिंह कौन थे? ये रा एजेंट थे और इनकी सच्ची कहानी के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। योग फॉर चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? रूपा पाई इस पुस्तक की लेखक हैं। रा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? IPS रवि सिन्हा, ये रा के वर्तमान अध्यक्ष हैं, आपको नोट कर लेना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? PM प्रणाम योजना को मंजूरी प्रदान की है। PM प्रणाम योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना की घोषणा बजट 2023 में की गई थी। उद्देश्य क्या है? भूमि प्रदूषण को रोकना, रासायनिक उर्वरकों को कम करना और कार्बनिक उर्वरकों का उपयोग करना, ये इसका उद्देश्य है। और इसको डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने मंजूरी दी है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ये कौन है? तो भारत के स्वास्थ्य और रसायन मंत्री हैं, आपको नोट कर लेना है। मिष्टी योजना का संबंध किससे है? मैंग्रोव वनस्पति से मिष्टी योजना का संबंध है, यह भी आपको नोट कर लेना है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय के नए परिसर की आधारशिला रखी है? तो ये जम्मू कश्मीर में इसकी आधारशिला रखी गई, जम्मू कश्मीर के रायका नामक स्थान पर। जम्मू कश्मीर के रायका स्थान पर, ये आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर के कहाँ पर? रायका नामक स्थान पर इसकी उच्च न्यायालय की नए परिसर की आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा? डॉक्टर DY चंद्रचूड़ द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ये भारत के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश हैं? तो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, यह भी आपको नोट कर लेना है। ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट है? कितने केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट है? तो दिल्ली में है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों का एक हाई कोर्ट है। तो दिल्ली में और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनका एक हाई कोर्ट है। तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हैं इसमें हाई कोर्ट है। तो दिल्ली एक हो गया और दूसरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों का एक हाई कोर्ट है। नेक्स्ट है, भारत में कितनी हाई कोर्ट हैं? तो भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। नवीनतम कौन सी है? अमरावती हाई कोर्ट, ये नवीनतम है, आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन कहाँ पर होगा? इसका आयोजन भारत के नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली, भारत में इसका आयोजन किया जाएगा, आपको नोट कर लेना है। भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो भारत में कुल 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें से सांस्कृतिक स्थल कितने हैं? 32 सांस्कृतिक स्थल हैं। प्राकृतिक स्थल कितने हैं? 7 प्राकृतिक स्थल हैं। और मिश्रित स्थल कितने हैं? 1 मिश्रित स्थल है। कौन सा है? कंचनजंगा, ये सिक्किम में स्थित है, आपको नोट कर लेना है। 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है भारत का? धौलावीरा, जो गुजरात में स्थित है। 39वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है भारत का? रामप्पा मंदिर, ये कहाँ पर है? ये तेलंगाना में स्थित है।
तो दोस्तों ये थे फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे संबंधित जो ललन नाप के प्रश्न है उसको हम 9 बजे वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से पूरी वीडियो एक साथ बन नहीं पा रही है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।